लाइव कर दो। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। खुशबू सिसोदिया, मानसी यादव, कुशल कुमार, बहुत बढ़िया। विकास बिहार से, पुष्पेंद्र कुशवाहा, लोकेंद्र, लव कुमार, राम प्रसाद दत्ता, पंकज सिंह प्रजापति, गौरव द्विवेदी, बहुत बढ़िया। तुम्हें चश्मा दिख गया भाई? तुमने लाइव कर दी क्लास है। देखना, ऐसा लग रहा तो नहीं लग रहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा सा। मैं कहता हूँ पहले चश्मा जिसके लगा हुआ ज्यादा पढ़ा लिखा सा लगता है। चलो भैया, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है, जहाँ से क्वेश्चन को बहुत बनते हैं। आधुनिक इतिहास की बात करें तो हम हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और टॉपिक होगा हमारा कांग्रेस और उसके अधिवेशन। क्या बोलेंगे? कांग्रेस और उसके अधिवेशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलें भैया। पिछली क्लास में हम लोग आपका पढ़ ही चुके थे, आप लोगों को पता है क्या टॉपिक हमने किया है। कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ने से पहले, अधिवेशन का मतलब होता है आपका मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग हुई, दरअसल में कांग्रेस क्यों बनी, कैसे बनी, ये बात आप लोगों को सुननी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम 3 चरण में बांट करके पढ़ते हैं। कितने चरण में? बोलो भी फटाफट से। 3 चरण में बांट के हम उसको पढ़ते हैं। चरण मतलब सेगमेंट। 3 पार्ट में हम उसको बांट करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट 1885 से 1905 का है, यानी जब कांग्रेस की स्थापना होगी, यहां से लेकर के 1905 का होगा। ठीक है, क्योंकि 1905 में आपका क्या होगा, यहां पर बंगाल विभाजन हो जाएगा। बंगाल विभाजन का विरोध होगा, तो बंगाल विभाजन तक को पहले चरण में बांटा गया है इन ऐतिहासिक घटनाओं को। ठीक है, अच्छा। दूसरा चरण जो होगा, ये होगा आपका 1905 से लेकर के मॉर्ले मिंटो अधिनियम आपका आया, सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया आपको 1919 में। मॉर्ले मिंटो तो 1909 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक 1909 तक के, इसको बोलते हैं उग्रवाद का चरण। या हम कह सकते हैं एक कांग्रेस का अधिवेशन होगा आपका 1916, जिसमें क्या होगा आपका, वो सारे नरम दल और गरम दल कांग्रेस के दो जो तो पार्ट हैं वो एक हो जाएंगे। 1916 के बाद में वो लोग 1918 में फिर बट जाएंगे, तो कहते हैं इसको उग्रवाद का चरण। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा होगा और बोलते हैं कि उग्र जो लोग थे, जो कैसी, आपका अहिंसा का मार्ग, एक लोग जिन्होंने अपनाया, वो नरम दल के लोग, जैसे गांधी जी को आप जानते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। एक वो लोग हैं जो हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, जो कहेंगे इनको गोली मार दो। अंग्रेजी शासन के लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, इनको गोली मार दो। एक वो गर्म विचारधारा वाले लोग, उनको बोलते हैं उग्र। तीसरा चरण है जब गांधी जी देश में आकर के एक्टिव हो जाएंगे। 1919 से लेकर के 1947 के समय को हम बोलते हैं गांधी, क्योंकि गांधी जी एकदम से लोकप्रिय नहीं हुए। पहले वो चंपारण करते हैं 1915 में देश में आने के बाद में। 1917 बिहार में उन्होंने चंपारण किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। और फिर अहमदाबाद में उन्होंने पहले कोचरब में अपना आश्रम बनाया था, फिर उसको 1917 में उन्होंने अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद में जब 1918 का समय बीत गया, तो गांधी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो गांधी जी जो हम बोलेंगे कि लोकप्रिय सबसे ज्यादा हुए, कि देश में उनका सब जगह फेस पहुंच चुका था, ये 1919 में। तो 1919 से 1947 का जो समय है वो गांधी युग है। उज्जवल सिरोही जी कह रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी, कि हाँ बच्चे हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई परेशानी? चलिए, अब आते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पहले तो आप समझे कि लोगों के क्या विचार थे, तो वो समझना आप लोग ध्यान से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको हम बोलते हैं क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, क्या कहा जाता है इसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यही कांग्रेस है जो आज क्राइसिस से जूझ रही है। राजस्थान में आप लोग देख रहे होंगे ना अभी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बोलते हैं इसको हम? आईएनसी। तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 28 दिसंबर 1885 को, यानी क्रिसमस वीक चल रहा था, तब क्रिसमस वीक के दौरान इसको स्थापित किया गया। कोई भी दिक्कत इस बात में?
स्थापना हुई 1885 में इसकी। कहां पर हुई? मुंबई में इसकी स्थापना हो गई। ध्यान से देखेंगे। संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो एक आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। आप लोग जानते हैं ना, जो यूपीएससी आज एग्जाम कराती है, ये पहले आपका आईसीएस नाम से हुआ करता था। तो 1857 में ये कहाँ थे? इटावा के कलेक्टर थे, 1857 क्रांति के समय। ये घटना का जिक्र यहाँ पर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक घटना इतिहास में वर्णित है कि भीड़ ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया 1857 में, इटावा में। भड़की हुई भीड़ ने कि इनको अंग्रेजों को मारेंगे, और यहां से भेष बदल के औरतों के कपड़े पहन करके भागे थे। कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एओ ह्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत? इटावा का कलेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, इसी को कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हर्मिट ऑफ शिमला, इसी को कहा जाता है। वायसराय, कौन वायसराय थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई? तो वायसराय क्या बोलेंगे? डफरिन के समय हुई। ये हमने वहां भी पढ़ा था। क्या बोलेंगे? डफरिन के समय हुई। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा, भैया कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने डफरिन से ये बात की। डफरिन का दरअसल में उपज थी दिमाग की। डफरिन ये चाहता था कि एक संगठन बने, क्योंकि 1858 के बाद में विद्रोह बढ़ने लग गए। 1858 ने एक मैसेज अंग्रेजों को दे दिया था कि कभी भी विद्रोह हो सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये तो शासन हो गया, ये सरकार हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका शासन अब खत्म हो चुका था, लेकिन क्राउन का शासन बचा हुआ था, ताज का। तो जितने भी ये विद्रोह होंगे, ये सारे किसको इंपैक्ट करते थे? ये सारे इंपैक्ट करते थे किसको? आपका शासन को। छिटपुट विद्रोह जो भी थे, इन्होंने कहा कि इन छिटपुट विद्रोह को कैसे दबाया जा सकता है। तो इन्होंने बोला कोई एक ऐसी चीज हो जो ढाल बन करके खड़ी हो जाए, ढाल बन करके खड़ी हो जाए। किसके लिए? ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश सत्ता के लिए, जो भारत में ब्रिटिश सत्ता है। तो इसके लिए जो बीच में ढाल का काम किया, ये किया किसने? कांग्रेस। बोले कि लोगों की जो आवाज है वो कांग्रेस तक पहुंचेगी, और कांग्रेस बनेगी उनकी प्रतिनिधि लोगों की। ये लोगों की बातों को सुनेगी, और लोगों का जो मैसेज है वो हमारे पास आएगा। किसका? कांग्रेस का। और कांग्रेस से किस में काम करवाएंगे? अपने दबाव में। लेकिन दरअसल में ऐसा था नहीं, दबाव जैसा नाम हम ले। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति थे, जो देश में उस समय काम कर रहे थे, आप लोगों को एक विचारधारा अपने मन में बनानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। अगर हम भारत की आज़ादी की घटनाओं को पढ़ते हैं, तो अगर कभी आप इस मिथ को लेकर पढ़ें कि ये व्यक्ति नहीं चाहता था ऐसे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो देश के खिलाफ हो। ना गांधी जी देश के खिलाफ थे, हाँ किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ वो हो सकते हैं। ना भगत सिंह कभी देश के खिलाफ हो सकते थे, ना लोकमान्य आपका तिलक कभी देश के खिलाफ हो सकते थे, ना विपिन चंद्रपाल, ना सुभाष चंद्र बोस, या हम बोले दादा भाई नेहरू क्या देश के खिलाफ थे? नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के खिलाफ बेशक नहीं थे, लेकिन क्या ये ब्रिटेन के खिलाफ थे? एक बात तो भैया हम मान लेते हैं कि चलो ये देश के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो लोग हम पर शासन कर रहे थे उनके खिलाफ कौन था? पॉइंट ये। तो कांग्रेस की स्थापना के जितने भी शुरुआती लोग हैं, ये सब पदों के भूखे लोग थे। क्या बोला मैंने? पदों के भूखे लोग थे। और खुद इनके स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, योगेश चंद्र ग्रोवर ने बहुत अच्छे से लिखा है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने तो यह तक कह दिया था कि मैं ब्रिटेन की जो सत्ता है, जो महारानी है, उसका राजभक्त हूं। और राजभक्त मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जो लोग ब्रिटिश सत्ता की गुलामी नहीं कर रहे वो अनपढ़ लोग हैं। तो कांग्रेस शुरुआती दिनों में ऐसे लोगों के हाथ में रही। दादा भाई नेहरू ने बहुत बाद में आपका ड्रेन थ्योरी दी, लेकिन शुरुआती समय में ये क्या थे? पक्षधर थे। और ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग एकदम से ब्रिटेन के, अब आप एक शब्द सुनेंगे मेरा, कि ये सारे लोग एकदम से ब्रिटेन के पक्ष में थे। क्या भैया? पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन खिलाफत में भी नहीं थे। इन लोगों का यह मानना था कि अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से शासन कर रहे हैं, और इन्होंने एक व्यवस्था बनाई हुई है, और व्यवस्था बहुत जरूरी है किसी देश के चलने के लिए। यानी ये लोग ये मानते थे कि ये ब्रिटिशियर्स अपने आप ही एक समय आएगा जब ये सत्ता हमको दे देंगे,
और हमको इनका विरोध नहीं करना चाहिए, हमको इनके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो कांग्रेस की समय वायसराय कौन थे? डफरिन। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ध्यान से देखें 1884 में। चलो भाई, बोले भी फटाफट से, बोले भैया फटाफट से। 1884 में क्या रिप्लाई करते हो तुम? यहां यूट्यूब की क्लास है क्या? नहीं प्यारे बच्चे, क्लास में कोई कमेंट यहां क्वेश्चन नहीं करेगा कि कौन सी क्लास कब होगी। एक बच्चा पूछ रहा आईआरएस पोस्ट बढ़िया, आईएएस। मेरे दोस्त ये आपके रिसर्च के विषय है, आप ऐसे थोड़ी पूछने लग जाओगे भैया एक बात बताओ मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं। हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसको सुने समझे, किसी का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस अपने टाइम पर होती है, नहीं हुई है तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो हमारे अध्यापक गण है उनकी तबीयत खराब हो, ऐसा थोड़ी मजे में कोई क्लास छोड़ देगा। ठीक है, देखना कि ध्यान से 1884 में आईएनयू की स्थापना हुई। ये किसने की थी? एओ ह्यूम ने। यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक वर्ष पहले, एकदम से कांग्रेस नहीं बनी, 1884 में एक संगठन बना, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या बोलोगे? आईएनयू। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक संगठन बना आईएनयू, और उसको किसने बनाया? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया और यही चर्चित हुआ। यानी यह पत्र देखो, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का भी है। इन्होंने अपने पत्र में कहा कि ये जो कांग्रेस बनाई है ना, ये अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है। इसको इन्होंने बोला सेफ्टी वॉल्व। क्या बोला? सुरक्षा कपाट। बोले अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। और इन लोगों ने कहेंगे कि भाई ये वो लोग हैं जो भारत के लिए दरअसल में कुछ नहीं कर रहे थे शुरुआती दिनों में। बाद में जब इसमें उग्र लोग जुड़ जाएंगे, जब बहुत राष्ट्रीय भावना एकदम से प्रबल हो जाएगी, तब सब लोग बहुत अच्छे से एक्टिव होंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एओ ह्यूम की जीवनी। एओ ह्यूम की जो जीवनी है वो लिखी है विलियम बैडरबर्न ने, जो एक आपका कांग्रेस का अध्यक्ष ये भी रहा। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। कुल 4 अंग्रेज अध्यक्षों में से कौन है? एक विलियम बैडरबर्न भी है। ओके जी, चलो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है, अब आते हैं स्टेटमेंट पर। एक स्टेटमेंट दिया है अरविंदो घोष ने, महर्षि अरविंदो घोष। क्या कहते हैं? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये किसका कथन था? अरविंदो घोष का। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा कि ये लोग एकदम से जबरदस्त मांग उठाने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ पिच पुच मांग करते हैं, छोटी छोटी मांगे करते हैं, छोटी छोटी मांगे करते हैं। डफरिन, जो उस समय कौन है? वायसराय। इसने बोला ये सूक्ष्मदर्शी, बहुत थोड़ा सा देखने वाले और बहुत थोड़े से लोग हैं। अल्पसंख्यक मतलब संख्या में कम, ये लोग संख्या में भी कम है और साथ में ये बहुत बड़ा इनका विजन नहीं है, बहुत थोड़ा सा ये देख पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देख लेना। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कांग्रेस के बारे में। ये क्या होते थे? इनके अधिवेशन होते थे, एक साल में ये लोग आते थे, इकट्ठा होते थे, कोई बात रखते थे यहां पर आपस में और चले जाते थे। तो तिलक जी ने एक बात कही, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे बरसाती मेंढक टर्राता है ना, ठीक है। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी का कांग्रेस के बारे में एक कथन है, कांग्रेस के जो लोग हैं ये पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं ये कौन है? ये पदों के भूखे हैं। समझे बात को? चलो, ये एक स्टेटमेंट है जो पूछे जाते हैं, किस व्यक्ति ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे? देखेंगे जी ध्यान से। कांग्रेस का जो गठन हुआ वो, ये बात समझ गए, एओ ह्यूम द्वारा हुआ। एओ ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक के छात्र थे उनको पत्र लिखा कि आप जितने भी लोग हैं, आप अकेले कितने भी विद्वान हो, लेकिन हमेशा देश को एक दिशा देने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है जो उसका नेतृत्व करे। और मैं ऐसे 50 स्वयंसेवक चाहता हूं जो देश की सेवा के लिए आगे आए, देश को एक विजन, देश को एक दिशा दिखाने के लिए आगे आए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था किसने? एओ ह्यूम ने। और वहां से प्यारे बच्चे क्या आपके लोग जुड़ना शुरू हुए, ये मैसेज फैलना शुरू हुआ। और ध्यान से देख लेना, 72 प्रतिनिधि मिल गए, इकट्ठा हुए।
कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि। समझ रहे ध्यान से? नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं नरम दल और गरम दल के नेताओं की। नरम दल और गरम दल, दादा भाई नेहरू नरम दल के नेता थे। जब तक देश में गांधी जी नहीं आए, तो गांधी जी से पहले कांग्रेस में प्रभाव किसका था? उस समय देश की राजनीति में सबसे अहम हिस्सा थे दादा भाई नेहरू जी, गांधी जी के आगमन से पहले। ये कमजोर कब हुए? गांधी जी जब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए। आज दादा भाई नेहरू जी मतलब पूरा देश नहीं जानता, गांधी जी के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्या सच क्या झूठ है उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी, क्योंकि क्लास में खड़े होकर के मैंने अनुभव किया है कि मैंने कभी ऐसे बेबाक बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बहुत सारे चिंतक लोग होते हैं जो किसी विचारधारा के थोपे गए लोग हैं, कि उन्होंने किसी एक दूसरे का लेक्चर सुना, उन्होंने बोला यार नवीन शर्मा ने जो कुछ बताया है इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उस अध्यापक की बातों पर हमको विश्वास करना होगा जो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो यार ये तो सिपाही परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर तक पढ़ाते हैं, यूपीएससी को पढ़ाते ही नहीं। और ये भी वास्तविकता है कि हम लोग पढ़ाते ही नहीं है, ये भी सत्य है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, इसकी बातों को विश्वास नहीं करते हैं। तो एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज कर दिया, कह रहा भैया जी मैं आपसे इस चीज के बारे में पॉइंट रखना चाहता हूँ, गांधी जी के विषय में। मैंने कहा आपने गांधी जी का अध्ययन किया? बोला हाँ मैंने उनसे गुरुजी से पढ़ा है। तो आप एक मतलब मैं कह सकता हूं आप शिक्षित वर्ग के लोग हैं, आपको ही तय करना होगा कि भारतीय की राजनीति में, उसको आप एक महीने में नहीं समझ सकते हैं, उसको आप 15 दिन में नहीं समझ सकते हैं। ये आपको जैसे जैसे समय मिले आप अध्ययन करते रहना, और जो आपका स्वयं का तर्क होगा वो सबसे शानदार होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दादा भाई नेहरू जी, भैया जी आपके हिसाब से इन सारे स्टेटमेंट्स में कौन सा अच्छा है? शुरुआती कांग्रेस की मैं बात करूं तो ये सब लोग पदों के भूखे थे, इन्होंने अपने पर्सनल हित के लिए किया था जो भी किया था। ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, और मैं उन लोगों से जो शांति की नीति पर चलते हैं, मैं उन लोगों से ये बोलता हूं कि 1857 की क्रांति के लिए फिर तुमको इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है कि हम लोग इकट्ठा नहीं थे। इकट्ठा होकर के क्या हम फूक मार के भेज देते अंग्रेजों को? लड़ना तो हमको तब भी पड़ता। तो हमको 1857 क्रांति में फिर नहीं बोलना चाहिए कि हमको एकत्र होना चाहिए था, हम लोग एक नहीं हो पाए। एक होकर के क्या आप फूक मारते अंग्रेजी शासन को? कोई नहीं जाता। समझ रहे? वो व्यक्ति पागल नहीं है मंगल पांडे जिसने गोली चलाई। अब आप सोचेंगे भैया कहीं आप भी गरम दल के तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग एक रिसर्च खुद करें, कौन किसने क्या बेहतर किया। हर व्यक्ति की भागीदारी है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ना गांधी जी को ना मंगल पांडे को। किसी व्यक्ति ने गलत नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा था ही नहीं जो देश के खिलाफ हो। ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, बदरुद्दीन तैयब जी और आपका कौन एक दिनसा वाचा थे। दिनसा वाचा शुरुआती दिनों में कांग्रेस में बहुत प्रभाव इनका रहा है, दिनसा वाचा। ठीक है। अगर मैं गरम दल की बात करता हूं तो लाल बाल पाल, ये शुरुआती लोग हैं। धीरे धीरे फिर इसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह जैसे लोग इसमें शामिल होते चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे देश में छोटे छोटे क्रांतिकारी आएंगे जो सिर्फ ये बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे 18-18, 20-20 साल के आपकी एज के, जो बोलेंगे जी देश के लिए करना क्या है, आदेश करें। किसी ने बोल दिया इस कलेक्टर को मारना है, कलेक्टर को मार दिया। किसी ने बोला हॉल में बैठे एक जज को मारना है, जज को उड़ा दिया। तो देश के लिए जरूरी है? हाँ, सेल्फ के लिए नहीं कर रहे थे। उनको ऐसे भैया कोई लाइमलाइट में जाने का शौक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था कि वो खुद को चमकाना चाहते थे, नहीं, वो सिर्फ देश के लिए कर रहे थे। देखेंगे ध्यान से, बाल, लाल और पाल, विपिन चंद्र पाल। देखेंगे ध्यान से, इतनी बात समझ गए। अब आएंगे हम कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। अभी हम गांधी जी को नहीं पढ़ रहे हैं भैया, जब गांधी जी मैं आपको पढ़ाऊंगा गांधी युग में पढ़ाऊंगा। मैंने बोला ना 3 चरण में पढ़ेंगे, 1885 से 1905 कांग्रेस के विभाजन तक पढ़ेंगे, फिर 1905 से लेकर के 1919 और 1919 से तब गांधी युग हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। अरविंदो घोष किस में थे? गरम दल में थे। आएंगे भैया। तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसको ऐसे ही स्लाइड बनाना, ऐसे ही स्लाइड आप इसकी बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ आप वर्ष लिख लेंगे,
एक तरफ आप स्थान लिख लेंगे, एक तरफ आप अध्यक्ष लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे पहले अध्यक्ष। ठीक है जी। बिल्कुल अखिलेश प्रजापति जी, चंद्रशेखर आजाद भी थे। एक व्यक्ति नहीं है भैया, हजारों व्यक्ति हैं। मैंने बोला ना, सरदार भगत सिंह के जो पोते हैं वो रजिस्टर बना करके इसी काम को कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि देश में जो 6.5 लाख लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी है, उन सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो आपकी आजादी के लिए 6.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। समझ रहे हैं? चलो सर जी, मेरा फैक्ट यह है कि गांधी और नेहरू ने ही देश को खराब कर दिया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी देश का प्रधानमंत्री, देखो किसी की नीतियां, वो जो डिसीजन लिए गए किसी के द्वारा या कोई भी निर्णय लिया गया, तो वो जो निर्णय है वो थोड़ा गड़बड़ का हो सकता है, उसके दूरगामी परिणाम कुछ और सामने आए। वो करना कुछ अच्छा चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का बुरा चाहते थे। नेहरू, आपको लगता है देश का प्रधानमंत्री होते हुए कोई व्यक्ति ये सोचे कि देश के लिए ये गलत चीज होगी, तो आपका सोचना ऐसा गलत है। फिर मैं कहूंगा कि आप में थोड़ी सी ज्ञान की कमी है। कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होते हुए देश का हित नहीं चाहता था। हमारे देश में तो नहीं चाहा किसी ने। हाँ, उनके कुछ निर्णय ऐसे रहे जो दूरगामी परिणाम नहीं दे पाए, जिनकी वजह से कुछ दिक्कत आई। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर का मुद्दा, कहते हैं नेहरू की वजह से ये हुआ, नहीं उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से ये हुआ। उन्होंने सोचा कि कुछ बेहतर होगा, तो कहते हैं डिसीजन, किसी का निर्णय गलत साबित हो सकता है। तो कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, व्यक्ति गलत नहीं कह सकते। चलो भाई ध्यान से, देश के लिए तो नहीं, पर्सनल लाइफ में कौन कैसा है उससे हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, आगे आएंगे। चलो भाई आगे पढ़ेंगे। स्थान, अध्यक्ष, प्रमुख बात, ध्यान से देखो। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कह सकता हूं एक स्टेटमेंट में, और ये शायद मेरा अपना पर्सनल व्यू हो सकता है और ये शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की आजादी टली। जो पहले देश आजाद हो सकता था, उस आजादी को आगे के लिए टाला गया। ठीक है, देखेंगे। तो हम बात करते हैं 1885। सन 1885 में पहली बैठक हुई, कहां हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई में। और इसके अध्यक्ष बने थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। खूब पूछे जाते हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जब ये पहले अध्यक्ष रहे तो कितने रिप्रेजेंटेटिव आए? 72 रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देखेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत? 1886, 1886, ध्यान से देखेंगे। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। और कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्या बोलेंगे? 1886, ठीक है, 1893 और साथ में आपका 1906। 86, 93, 1906, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, यानी पारसी समुदाय से ये आते हैं। पारसियों से मतलब होता है आपका, जैसे कि आपके देश में आप देखेंगे रतन टाटा फैमिली है, वो लोग कौन है? वो पारसी लोग हैं। ठीक है। तीसरा कहां हुआ? मद्रास में। मद्रास में कौन आए? बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे। और टोटल कांग्रेस में लोग बढ़ते जा रहे हैं। कितने प्रतिनिधि लोगों ने इसमें भाग लिया? 607। पहले के बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी आप नहीं भी याद करें कोई दिक्कत नहीं है। रागिनी गुप्ता एकदम सही कह रही है, बकमई बक। पहला बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ बक, तीसरा मई इलाहाबाद में, और चौथा आपका फिर बक। वैसे बंबई, कैसे कलकत्ता, ई से इलाहाबाद, में से मद्रास। बक मई बक। क्या बोलेंगे भैया? मद्रास पहले मुस्लिम अध्यक्ष, इलाहाबाद में जॉर्ज यूल पहला अध्यक्ष। आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे कि भैया कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था जो अंग्रेज था वो कौन था? तो आप कहेंगे वो अंग्रेज था आपका कौन? क्या बोलेंगे? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। फिर 1889 बंबई में वेडरन वर्न, क्या बोलोगे? वेडरन वर्न आपका अध्यक्ष बना। क्या बन गया? ये दूसरा अंग्रेज बन गया, दूसरा अंग्रेज। कलकत्ता फिरोज शाह मेहता, क्या बोलेंगे?
हाँ बिल्कुल, शिवम यादव 1888, पिछले दिल्ली पुलिस ईयर 2020 में पूछा गया है कि 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कलकत्ता, कलकत्ता में कौन है? फिरोज शाह मेहता, ये भी नरम दल के थे। इसी अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। ये भैया जी कादम्बिनी गांगुली कौन है जो इनको हम ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं? तो ये भारत की पहली महिला ग्रेजुएट है। भारत की, क्या बोलोगे? भारत की पहली महिला ग्रेजुएट है, फर्स्ट वुमेन। क्या बोलेंगे? ग्रेजुएट, या बोले हिंदी में बोलेंगे स्नातक। पोस्ट ग्रेजुएट को बोलते हैं परा स्नातक। ठीक है, बोलो भाई। बेटा विजयपाल मत करो कमेंट, चलिए जी यार समझा करो, फिर तुम्हें इग्नोर करे तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, मत किया करो ना। तो जी मेरे फॉर्म में 10th के रोल नंबर गलत हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं हो? क्यों बेटा आप पढ़े लिखे नहीं हो? जब आपका फॉर्म भरा जा रहा था तो आप देख के नहीं भर सकते थे? सब कुछ गलत भर दो उसमें, नाम, अपना नाम, आपका नाम क्या है? विजयपाल, नाम रामपाल लिख देते अपना, और 10th के नंबर जो मोबाइल नंबर डाल देते। आयोग क्या समझेगा? आयोग ये कहेगा जो बच्चा अपना फॉर्म ठीक नहीं भर सकता कल को वो सिस्टम में आकर के कुछ गड़बड़ी कर देगा। तो जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करोगे नहीं करोगे? कोई दिक्कत? सर जी मुंबई और बम्बई में पुराना अंतर क्या? भैया नाम का अंतर है, नाम का अंतर है। ठीक है, जैसे आज चेन्नई है, पहले ये मद्रास था। जो आज आपका मुंबई है वो पहले बॉम्बे हुआ, बॉम्बे से बम्बई हुआ और फिर आपका मुंबई हुआ। कोलकाता बाद में हुआ, पहले कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता था। चलो नाम बदले गए हैं सबके। 1896 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1896 और साथ में आप लोग देखेंगे जो 1911 का अधिवेशन होगा, क्योंकि यहां पर वंदे मातरम और जनगण मन को गाया गया है। देखेंगे ध्यान से। तो पहला 1896 कलकत्ता, कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह शानी, रेड कलर में अध्यक्ष हैं, और वंदे मातरम गाया गया। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, लिखा नहीं था इन्होंने, गाया था। ठीक है, तो आप कहेंगे वंदे मातरम भैया लिखा किसने? तो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने कल ही आपको बताया था, आप लोग बताएंगे एक बार फटाफट से। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा आपका किसमें? आनंद मठ में। कल जब मैं आपको बता रहा था क्या आपका सन्यासी विद्रोह, तब मैंने आपको बताया था। 1901 कलकत्ता, कलकत्ता में अध्यक्ष कौन बने? दिनसा वाचा। कौन बने? दिनसा वाचा। 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। यहां पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो कहते भैया गांधी जी तो 1893 में अफ्रीका गए और 1915 में वापस आए थे। तो भैया कंप्लीटली पूर्णतः वापस आए कब? आपका 1915 में, बीच में घूमने आए थे इंडिया। और याद रख लेना 1901 में गांधी जी ने भाग लिया है। कौन से अधिवेशन में? सबसे पहले कलकत्ता में। क्या कहेंगे? वो आपका 1901 में बताया गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, 1904 हेनरी कॉटन अध्यक्ष रहे। आपसे पूछेगा जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो कहेंगे बंबई अधिवेशन में। किसमें? बंबई अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में? तो क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मुस्लिम लीग तब तक बना नहीं था, और मुस्लिम लीग में जो लोग पैरवी कर रहे थे, जो मुस्लिम हक की बात कर रहे थे, वो मुस्लिम हक की बात करने वाले लोगों में कौन? मुस्लिम हक की बात करने वाले लोगों में जिन्ना भी एक अगुवाई नेता है। किसके? जो आपका मुसलमानों के हक की बात कर रहे थे, कह रहे थे मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही शंकर स्वामी जी, लव यू टू। 1905 वाराणसी, वाराणसी में कौन है आपके अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, 1905 में देश में एक घटना घटी, मैं आपको बताऊंगा। 20 जुलाई को इसकी घोषणा होती है, जिसके लिए गलत डेट कई जगह गूगल वगैरह पर 19 जुलाई लिखी हुई है। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। मैं आपको पढ़ाऊंगा बंगाल विभाजन के क्या उद्देश्य थे, क्या ये चाहते थे। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी, यानी कि जो अंग्रेजी सामान है इसका बहिष्कार करें और सब कुछ अपना होना चाहिए, स्वदेशी, अपना बनाया हुआ।
बोले अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करो, अपने कॉलेज बनाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, हम सब कुछ अपना करेंगे। ये कहा गया किसमें? आपका 1905 में। ठीक है, ध्यान से। 1906 कलकत्ता, अभी बताया दादा भाई नेहरू 86, 93, 1906। स्वराज्य की मांग सबसे पहले कब उठी थी? स्वराज्य की मांग सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी? तो याद रख लेना, वो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड पर बात करूं, 1896, 1911। ठीक है, 1907 की बात करते हैं प्यारे बच्चे, सूरत, बहुत महत्वपूर्ण। सूरत 86 से 1920 के बीच में क्या भैया अधिवेशन नहीं हुआ? कोई हर वर्ष अधिवेशन हुआ है? महत्वपूर्ण नहीं है। जयसिंह जी, हर वर्ष अधिवेशन हुए, सिर्फ 2 वर्ष में अधिवेशन नहीं होंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन से 2 वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे, अदरवाइज हर वर्ष हुआ। 1907 में सूरत कहां? गुजरात में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, यानी कांग्रेस में फूट पड़ गई। क्या आप लिखेंगे? पूछा जाता है कांग्रेस में फूट, जो कांग्रेस में फूट आई वो किस अधिवेशन में आई थी? नरम दल और गरम दल के लोग कब बट गए? 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ आपका किसकी वजह से? बंगाल विभाजन के परिणामों की वजह से। जो स्वदेशी आंदोलन चल गया तब ये कांग्रेस फूट गई। इन्होंने बोला कि नरम दल के नेता जो हैं ये तो अंग्रेजों के चमचे हैं, ये तो अंग्रेजों से आस देख रहे हैं, भारत में क्या कुछ हो रहा है, हर जगह दंगे हो रहे थे भारत में। तो क्या कहेंगे कि इन्होंने उम्मीद छोड़ दी और बोले भाई हम लोग अलग हैं आप लोगों से। तो क्या बोलेंगे? कांग्रेस के 2 दल हो गए। अब ध्यान से देख लेना, 1911 क्या हुआ? फिर से कलकत्ता। देखो मैंने आपको बताया 1896 कलकत्ता, कलकत्ता में ही वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया, और 1911 कलकत्ता में ही सबसे पहले जनगण मन को गाया गया। और ये किस पत्रिका में छपा? तत्वबोधिनी पत्रिका में। क्या बोलेंगे? तत्वबोधिनी पत्रिका में ये छपा था। कोई भी परेशानी भाई इस बात में? अध्यक्ष कौन थे? तो एक तो बताया मैंने, जब वंदे मातरम को गाया गया तब भैया जी आपके थे कौन? रहमतुल्लाह शानी। और अभी कौन है 1911 में? पंडित बिशन नारायण धर। कोई दिक्कत? तरुण 1916 लखनऊ। ठीक है, दीप हरमन कह रहे गरम दल को उग्रवादी लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, गलत नहीं है। उग्र होना एक भाव है, आपको लगे कि वो गलत शब्द नहीं है। उग्र कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने जीवन में होता है, कोई गलत शब्द नहीं है। उग्र एक भाव है। मनुष्य के शरीर में पैदा होने वाले जो 33 मुख्य संचारी भाव है उनमें से एक है, सबके अंदर पैदा होता है। गलत नहीं कहते, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, उग्र कोई भी हो सकता है। इनकी मांगे तीव्र थी, उग्र मांग। ध्यान से देखें, 1916 लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, यह कब हुआ? आपका अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। एसी मजूमदार बहुत पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट मैं आपको कहूंगा। दोनों महत्वपूर्ण तो सभी हैं, सभी पढ़ने हैं। लेकिन 1916 में क्या हुआ? कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और साथ में मुस्लिम लीग भी इनसे आकर के मिल गया। मुस्लिम लीग मैं आपको बताऊंगा जो 1906 में बना था। ठीक है, अब यहां को आपको एक बात याद रख लेनी है। मैंने बोला कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। कौन थे? रास बिहारी घोष। लेकिन जब कांग्रेस एक हुई है तो अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार हैं। ऐसे ही 1911 कलकत्ता और 1896 कलकत्ता में क्या हुआ था? आपका जनगण मन को गाया गया, तब रहमतुल्लाह शानी थे, अभी कौन? पंडित बिशन नारायण धर है। कोई दिक्कत? देखेंगे ध्यान से। 1917 कलकत्ता, कलकत्ता सबसे ज्यादा आयोजित हुए हैं कलकत्ता में अधिवेशन। कलकत्ता क्या बोलोगे? एनी बेसेंट पहली अध्यक्षा बनी, लेकिन ये आयरलैंड की थी। ये कौन थी? विदेशी थी, अंग्रेज थी।
तो पहली विदेशी है, भारतीय नहीं है। अगर पूछा जाए भारतीय कौन थी पहली महिला, तब सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। यस पांडे। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट पहली अध्यक्षा बन गई। भारत की भूमि पर आएंगी, भारतीयों की लड़ाई लड़ने, आयरलैंड से आएंगी। मैं जब होम रूल लीग आपको बताऊंगा तब इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कुछ ही चीजें हैं वैसे इनके बारे में कि 1893 में इंडिया आई, 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। उसके बाद में ये जुड़ी किससे? आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष थे कर्नाल काट, उनकी 1907 में मौत हो गई थी, तो 1907 में उसके अध्यक्ष बन गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी। बाद में इन्होंने भारत में काम किया और सबसे इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने मद्रास में चलाया आपका होम रूल लीग को, ठीक है। तिलक जी के साथ में तिलक जी होम रूल लीग चलाएंगे और एक ही चलाएंगे, वहां पढ़ाएंगे, ठीक है जी। 1918 दिल्ली, दिल्ली में अधिवेशन हुआ। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहे और फिर से कांग्रेस में फूट पड़ गई। ध्यान से देख लेना, बाल गंगाधर तिलक को क्या बनना था? अध्यक्ष बनना था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहां चले गए? ब्रिटेन गए थे, इसलिए अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? और हमेशा हर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, एक विकल्प आपको देता है हमेशा, किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का। या तो कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? ठीक है, बोलो भी फटाफट से। ब्रिटेन गए थे। कोई दिक्कत? बेटा गलत बात है। दीप हरमन तिलक जी महापुरुष हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग टू यू, महापुरुष जिन्होंने जीवन दे दिया अपना। और स्थिति अगर तुम किसी का अवलोकन करोगे ना, मैं बस आप लोगों से, आप लोगों के टीचर होने के नाते एक बात कहूंगा, जिंदगी में कभी तुम्हें लगे ना किसी चीज के बारे में बताना है कि ये सही है या गलत है, उसके लिए पहले आप अवलोकन करना और तब तय करना, भावनात्मक रूप से नहीं कभी भी कि हाँ यही होगा। आपको लगता है, कोई डाउट है, तो पहले अवलोकन करें ना। हमेशा, पूरे अब के लिए नहीं बता रहा हूं, पूरी जिंदगी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सभी तरह की बातें आपके सामने होंगी, सभी तरह की बातें। ओके, चलो, कोई दिक्कत? गांधी जी भी नहीं रहे ना भैया अध्यक्ष? भैया रहे हैं, प्रिया शेखावत जी 1924 आएंगे गांधी जी। क्या आएंगे आगे भैया? 1920 नागपुर में वीर राघव कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वीर राघव, ठीक है। ध्यान से देख लेना। अब ये मैंने दो क्यों लिख दिए 1920? 1920 में क्या दो हुए थे? नहीं, 1920 में दरअसल में नागपुर महाराष्ट्र में ही हुआ था। यह है 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन से क्या मतलब है? ये स्पेशल मीटिंग से क्या मतलब है? स्पेशल मीटिंग से मतलब, विशेष अधिवेशन से क्या मतलब है? विशेष अधिवेशन से मतलब है जब इनको जरूरत लगी और इन्होंने अलग से एक मीटिंग बुला ली। तो मुख्य अधिवेशन तो 1920 का ही है, लेकिन एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और पूछा जाता है आप लोगों से इसी इसी विशेष अधिवेशन में, क्योंकि 1920 का है, मैं आप लोगों को बताऊंगा 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तिलक जी की यहां मौत हो गई थी। तिलक जी की मौत में तिलक जी के नाम का भी सहारा लेना पड़ गया था, उनकी मौत की स्थिति का भी सहारा गांधी जी को लेना पड़ गया था। देखेंगे ध्यान से, तो बोलेंगे गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के सम्मेलन में, किस कांग्रेस के सम्मेलन में? तो कहेंगे वो आया आपका किस में? कलकत्ता विशेष अधिवेशन में। लेकिन विरोध में कौन कौन लोग थे? विरोध में कौन कौन लोग आए? मोहम्मद, क्या बोलेंगे, अली जिन्ना, मालवीय, चितरंजन दास जैसे लोग विरोध में आए। बोले ये सही नहीं है। क्या बोलेंगे? ये सही नहीं है। तो बोलते हैं असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव आया था, कौन कौन लोग उसके विरोध में थे? क्योंकि होम रूल खत्म हो चुका था, होम रूल से कोई एनी बेसेंट जी को कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है।
हेलो 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 प्यारे बच्चे, मेरी आवाज अभी आप लोगों को आ रही है? एक बार बताएंगे, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार बोलेंगे भैया। क्या सारे दोस्तों तक मेरी आवाज अभी पहुंच रही है? ठीक है, आगे आएंगे। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था? अभी आप इसको कभी ऐसे लिखें तो विशेष अधिवेशन ना समझ लें। कांग्रेस का पहला एक विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हसन निजाम थे। कौन थे? सॉरी, हसन इमाम थे, निजाम नहीं, हसन इमाम थे। ठीक है, चलो भाई, क्या बोलेंगे? काकी नाडा बंगाल, ये कब हुआ? 1923 में, 1923 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली शौकत अली, जिन्होंने देश में चलाया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बीच में ही ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और मोहम्मद अली देश में उन सभी चीजों को ऑपरेट करते रहे। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की की भूमि पर चल रहा था, उसको भारतीय मुसलमानों ने किया, उसको सपोर्ट किया, तुर्की में चल रहे खलीफा पद के लिए, और भी सारी चीजों को इन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब बात आती थी कभी भी हिंदू हक की, तो मोहम्मद अली उसके सामने खड़े हो जाते थे। बड़ा एक प्रचलित किस्सा है, आप लोग इस पर रिसर्च करना, एक सावरकर और मोहम्मद अली के बीच का। दोनों की मतलब एक लंबी डिबेट है, भाषण है लोगों के सामने का ही। एक दूसरे ने क्या इसमें वक्तव्य पेश किए और क्या नहीं किया। काकीनाडा बंगाल, मोहम्मद अली। 1923 विशेष अधिवेशन दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है। और यहां प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। 1923 विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के एक इंटेलेक्ट पर्सन थे, कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र में क्या बन गए? ये कांग्रेस के अध्यक्ष, और कुल 35 वर्ष की इनकी उम्र थी। 35 वर्ष में सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन रहे थे? आजादी से पहले यही रहे, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा तो कांग्रेस कोई अध्यक्ष नहीं बनाएगी, नया अध्यक्ष नहीं बनेगा। कौन बने रहेंगे अपने पद पर? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने रहेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे चलें, नेक्स्ट। 1916 लखनऊ, नोट करेंगे भैया। ये तो फिर से आ गया, ये तो फिर से स्लाइड लग गई, सॉरी। ये हो गया इतना आपका? हाँ, यहां आएंगे। 1923 तक हम लोग कर चुके। 1924, 1924 में कहां हुआ आपका? बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक है जी। सर जी, विशेष अधिवेशन से क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम्पल दे दो बेटा। एग्जाम्पल नहीं, विशेष नाम विशेष से ही आएगा। पूछेगा 1923 का जो विशेष अधिवेशन था वो कब आयोजित हुआ था, कहां आयोजित हुआ था? कब तो पूछेगा नहीं, 1923 पूछेगा तो आप कहेंगे नई दिल्ली। ठीक है, गौरीश राजपूत, वो विशेष लिखकर ही आपको परीक्षा में आता, अब तक बना नहीं है ऐसा कोई प्रश्न। 1924 बेलगांव, कर्नाटक। क्या बोलेंगे इसमें? महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी जब जेल में जाएंगे, आपका असहयोग आंदोलन में जब चोरी चोरा कांड हो जाएगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ आपका 1 जुलाई 1920 से, सॉरी 1 अगस्त 1920, शायद मैंने पहले भी 1 जुलाई बोला, 1 अगस्त 1920 से। और ये खत्म कर दिया गया आपका कब? जब चोरी चोरा कांड हो गया 4 फरवरी को। उसके बाद में इसको वापस ले लिया गया। फिर गांधी जी कहाँ? गुजरात में थे उस समय, उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हो गई तो 6 वर्ष की सजा सुना दी ब्रूमफील्ड ने। सजा सुना दी तो फिर 2 वर्षों के बाद रिहा हो गए। गांधी जी की तबीयत खराब हो गई आंतों के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत? तो महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बने, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए? फिर से अलग अलग हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला। 1925, पहले 1917 में रही, 8 जोड़ दीजिए। 1925 फिर 8 जोड़ेंगे, 1933 में फिर महिला आएंगी। 1917 में एनी बेसेंट पहली विदेशी, और 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय बनी। भैया कांग्रेस के इतने सारे अध्यक्ष रहे तो कैसे कहते हैं कि वो एक परिवार के सीमित कैसे रह गई? ऐसे ही होता भैया। आप देखें आज शक्ति किसके पास में है, और परिवार की राजनीति आज कौन नहीं करता। आप लोग कभी ऐसे चीजों के चक्कर में ना आए, हर पार्टी करती है। आप देखें राजनाथ सिंह जी के जो लड़के हैं वो भी तो एक एक्टिविस्ट है,
क्या अमित शाह के बेटे के पास में पद नहीं है? सब लोग करते हैं, है ना? ऐसा कहीं नहीं है कि कोई नहीं करता। समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, सब लोग करते हैं, वो बसपा हो, कौन नहीं करता? अपने रिश्तेदारों को कौन दूर रखता है? आप कहेंगे मोदी जी दूर रखते हैं, तो मोदी जी के दरअसल में अपने रिलेटिव्स हैं, उनके ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी नीति अलग है, वो नहीं प्रमोट करते, उनके भाई नहीं है। लेकिन अमित शाह तो करते हैं, तो वो भी देश के मुख्य आदमी। चलो भाई, चोरी चोरा कांड कैसे हुआ भैया, मैं आपको पढ़ाऊंगा विपुल कुमार जी। तो 1925 में कानपुर, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, लेकिन पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, और भारतीय शब्द का प्रयोग ना करे, तब एनी बेसेंट आपको आंसर पूछना चाहिए। नेक्स्ट, 1926 गुवाहाटी, 1926 गुवाहाटी, 1926 गुवाहाटी में हुआ आपका, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्वोत्तर भारत में होने वाला एकमात्र, पूर्वोत्तर भारत में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है, और कोई नहीं हुआ। एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? जो पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे, और कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना इसी में अनिवार्य किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? 1929, 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, बहुत पूछा जाता, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में उठी? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। आराम आराम से लिखते रहे भैया, बड़े धीरे धीरे, और भी नहीं है, पूरे भारत की आजादी तक है। ठीक है बेटा, जातिगत बातें मत किया करो प्लीज, अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं है ये। एक बच्चा कह रहा भैया जी आरएलडी नहीं करती, राष्ट्रीय लोकदल नहीं करता। तो ये चीजें गलत होती है जब कभी भी किसी पार्टी की बात आती है, देश की बात आती है, और हम जातिगत रूप से उसको लेते हैं। और भारत के, आप लोग कहते हैं ना भारत अखंड भारत कैसे टूट गया, वो इसी जातिवाद की वजह से टूटा है। ये ना होता तो भारत अखंड भारत आज भी होता। जाति के ऊपर मत ले जाया करो किसी भी बात को एकदम से। सोचे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप उस वर्ग से नहीं आते जिनको, आप सोचो जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, आप तक पहुंची है। आज इंटरनेट के युग में आप हैं, जहां आप चीजों का तालमेल बना सकते हैं, आप ये देख सकते हैं क्या सत्य है क्या झूठ है। जरूरत होती है तो किस चीज की? सिर्फ रिसर्च की। ठीक है जी, यहां देखेंगे ध्यान से। एक बच्चा कह रहा 11 सूत्री मांग रखी थी, नहीं, वो इससे पहले 1928 में रखी गई, और बाद में उसी के एवज में मैं आपको बताऊंगा जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी थी। कोई परेशानी? 1930 और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था, अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाता था। अध्यक्ष का चुनाव होगा यहां आकर के, यहां आकर के। क्या बोलेंगे? 1931 में कराची, ये वही समय है जब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा गांधी इरविन समझौते में। जब इरविन से पूछा जाएगा, मैं आपको पत्रों का उल्लेख भी करूंगा, जब इरविन से पूछा जाएगा कि क्या कभी गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में आपसे बातचीत की थी, तो क्या कहेंगे इरविन? इरविन एक बात कहेंगे, हां, उन्होंने एक बार बात की थी। उन्होंने बोला था जो भगत सिंह की फांसी की जो तारीख है वो कब तय की गई है। तो तारीख तो दरअसल में 24 मार्च थी, लेकिन फांसी 23 मार्च को हो गई, क्योंकि उसके बाद में कराची अधिवेशन होना था, और गांधी ने जिक्र किया था कि जल्दी ही कराची अधिवेशन नजदीक है, तो सारी चीजों को ठीक तरीके से करें। क्या होता है, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि भाई जो लोग हिंसा में शामिल नहीं है उनको छोड़ दो। गांधी इरविन समझौते में ये था। गांधी जी ने कभी ये नहीं बोला कि हिंसा में कौन शामिल है, उनके लिए क्या मांग होंगी। तो गांधी जी ने कहा था कि जो ये अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहे, इनको बेशक से आप जो चाहे वो करें। कराची, सरदार पटेल, किसानों के अधिकार की बात। कुछ लोग कहते नहीं भैया गांधी जी ने फांसी नहीं दिलवाई। भैया कौन कहता है गांधी जी ने फांसी दिलवाई? कोई भी नहीं कहता, नो वन।
कुछ कहते गांधी जी और सरदार भगत सिंह जी ने तो खुद चिट्ठी लिखी थी कि मुझे फांसी हो। वो चिट्ठी उन्होंने तब लिखी जब उनके पिता ने गवर्नर को माफीनामा लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस जिस परिवार का रक्त हूं, ऐसा नहीं है भगत सिंह जी अकेले थे, उनके परिवार के लोगों ने पहले से, उनके चाचा, उनके ताऊ, पगड़ी सवालो जट्टा आंदोलन जिन्होंने पंजाब में चलाया, उन लोगों के परिवार से थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे परिवार से आता हूं और आप माफीनामा लिख रहे हैं पिताजी, ये खेद की बात है और मुझे बहुत खुशी होगी जब मुझे फांसी होगी। मैं बोला ठीक है, झूल जाएंगे तख्ते पर, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे ध्यान से। कराची अधिवेशन, सरदार पटेल, किसानों के अधिकारों की बात यहां पर की गई, ध्यान से देख लेना। 1937 फैजपुर, फैजपुर बंगाल और गांव में हुआ पहला अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे, नेहरू थे, ठीक है। और कल की क्लास हम लोग कहां से शुरू करेंगे? आपका यहां फैजपुर के बाद से शुरू करेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन। यहां पर आपका सुभाष चंद्र बोस जी का बड़ा एक रोचक किस्सा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं इनकी फांसी का कारण गांधी जी थे, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। कारण ऐसे थे कि गांधी जी ने एक मार्ग चुना और वो उस पर तटस्थ रहे। बोले कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं मैं उनके साथ नहीं, उनके पक्ष में नहीं, उस एक मार्ग पर वो डटे रहे। भगत सिंह का मार्ग अलग था, क्रांति का मार्ग था। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, आपको निश्चिंत रहें और अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।